हेलो दोस्तों, आज आप संस्कृत शिक्षण सीटेट 2023 के लिए पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया है जिसमें 2011 के क्वेश्चंस थे। अब आज प्रैक्टिस सेट 2 में 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थम ध्वनिक्रमस्य उपयोगः कथं करणीयः। इसका अर्थ हुआ छात्रों के बोलने की कौशल, भाषण कौशल, बोलने के कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे करें। ए नंबर भाषण युक्त श्रुतलेख द्वारा, भाषण के साथ श्रुतलेख के द्वारा। बी नंबर व्यंग्य चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रिया प्रयोगः, किसी कार्टून, व्यंग्य चित्र मतलब कार्टून अथवा अन्य कोई दृश्य सामग्री का प्रयोग करके हम भाषण कौशल को विकसित कर सकते हैं। या फिर मूल तत्व आधारित कथा या विवरण कथा द्वारा मूल तत्व के आधार पर कहानी का वर्णन करके। या फिर डी नंबर अभिसंचित ध्वनि श्रवण, अभिसंचित ध्वनि श्रवण के बाद श्रुत सामग्री पर आधारित, मतलब सुनी गई जो सामग्री है उस पर आधारित व्याख्या के द्वारा या फिर कहानी कहकर हम छात्रों के भाषण कौशल के का विकास को ध्वनि क्रम में उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अब छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनिक्रमस्य उपयोगः अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात सामग्रीम आधारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा। मतलब छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए अभिसंचित ध्वनि के श्रवण के पश्चात श्रुत सामग्री के आधार से व्याख्या करके या फिर कथा कथन के द्वारा हम जो है वो ध्वनि क्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब ऑप्शन देख लीजिए, भाषण युक्त श्रुतलेख द्वारा, मतलब कोई भी भाषण से युक्त श्रुतलेख द्वारा ऐसा नहीं है, हम भाषण श्रुतलेख द्वारा ध्वनि क्रम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। व्यंग्य चित्र, कोई दृश्य देखकर, कोई व्यंग्य चित्र को देखकर फिर कोई अन्य दृश्य को के प्रयोग के द्वारा नहीं, मूल तत्व के आधारित कथा या कहानी का विवरण करके, केवल कहानी का विवरण करके बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा कि जो अभिसंचित ध्वनि श्रवण के पश्चात श्रुत सामग्री पर आधारित कृत्यों, मतलब सुनी गई सामग्री के आधार पर व्याख्या या कहानी कहकर। ठीक है, जब छात्र उसको अच्छे से सुने रहेगा तो उसकी व्याख्या भी अपने शब्दों में या फिर कहानी के द्वारा अच्छे से कहने में सक्षम हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर देखेंगे, एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते। मतलब एकालाप के द्वारा जो 3 उपकौशल हैं उनका आकलन कैसे करेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ए है स्वर लहरी ध्वनि गुण गति, बी नंबर ध्वनि गुण शैली वक्तु प्रस्तुति, सी नंबर वक्त्रानुमानम स्वर लहरी संदर्भः, डी नंबर भावभंगिमा वस्त्रानुमानम वक्तु प्रस्तुति। तो इसका अर्थ देख लीजिए, स्वर लहरी ध्वनि गुण गति द्वारा, बी नंबर ध्वनि गुण शैली वक्तु प्रस्तुति मतलब वक्ता के द्वारा जो प्रस्तुति की जाती है उसके द्वारा, सी नंबर वक्तानुमानम स्वर लहरी संदर्भ के द्वारा, वाणी अनुमान के द्वारा, फिर स्वर तरंग स्वर लहरी या फिर संदर्भ के द्वारा, भावभंगिमा वाणी के द्वारा, वाणी अनुमान से, या फिर वक्ता की प्रस्तुति के द्वारा। तो एकालाप क्या होता है? एकालाप वो होता है जैसे
कि एक ही व्यक्ति जिसमें बोलता रहता है और दूसरा क्या करता है, उसको केवल सुनता रहता है। उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा होती है, जिसमें केवल टीचर ही बोलता रहता है, बच्चे केवल श्रोता होते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकलाप प्रक्रिया है। तो एकलाप प्रक्रिया के द्वारा जो 3 उपकौशल हैं उसका आकलन स्वर, लहरी, ध्वनि गुण और गति के अनुसार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए थर्ड, भाषा अर्जन दृष्ट्या असम्यक परिवेशेण अभिप्रायः अस्ति। मतलब भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में अनुचित वातावरण का अर्थ क्या हो सकता है। ए नंबर, लक्ष्य भाषाया प्रयोग न क्रियते, लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करके भाषा अधिग्रहण नहीं की जा सकती है। यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते, कभी कभार अनुवाद को भी करके ये सहायक होती है, मतलब अनुवाद की मदद से इसको स्वीकार किया जा सकता है कभी कभी। सी नंबर, कक्षायाम छात्राः अपि सक्रिया भवन्ति, छात्र कक्षा में सक्रिय होते हैं। डी नंबर, लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषाया प्रयोग यदा कदा क्रियते, लक्ष्य भाषा पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग कभी कभार किया जाता है। तो बी नंबर देखिए, यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते, कभी कभार जो है वो अनुवाद भी सहायक होता है। भाषा को समझने में अनुचित वातावरण इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये राइट हो जाएगा। अगर हम ये देखेंगे पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे तो पॉजिटिव में बी नंबर, यदा कदा अनुवाद, भाषा अधिग्रहण में सम्यक क्या हो सकता है, यदा कदा अनुवाद किया जा सकता है, ये सहायक होता है। कक्षा में छात्र सक्रिय रहते हैं, अगर सक्रिय रहेंगे तो वो अच्छे से सुनेंगे और उनको भाषा अधिग्रहण अच्छे से हो पाएगा। लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषा या प्रयोग यदा कदा क्रियते, लक्ष्य भाषा मतलब जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो जिस भाषा को टारगेट उद्देश्य मानकर पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट को, कोई एक भाषा को उद्देश्य मानकर जब पढ़ाया जाता है तो उसको लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि लक्ष्य भाषा को पढ़ते समय मातृभाषा या प्रयोग, हम मातृभाषा का प्रयोग यदा कदा किए, मतलब कभी कभार जो है वो उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है निगेटिव, असम्यक परिवेश क्या हो सकता है, इसका असम्यक परिवेश पूछा है ना। तो देखिए असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या हो सकता है, लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते, मतलब जब कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जाए। भाषा मतलब लक्ष्य भाषा अगर निर्धारित नहीं है, लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो बच्चे का भाषा अधिग्रहण नहीं हो सकता है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। ए नंबर पीताम्बरा, सॉरी ये ऑप्शंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो रामकृष्णो, बी नंबर नीलोत्पलम, डी नंबर राजपुरुषः। देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पीताम्बरा, रामकृष्णो, नीलोत्पलम, राजपुरुषः। सबसे पहले इसका जो है डेफिनेशन देखिए कि द्वंद्व समास कहते किसको हैं। तो इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वः। चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, मतलब जब दो संज्ञाएं आपस में मिलकर एक समस्त पद का निर्माण करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है। उभय पदार्थ जो प्रधान होता है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। इसमें देखिए पहला है पीताम्बरः, तो इसका क्या हो जाएगा, पीताम्बरा का पीतम अम्बरम यस्य सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बरा का पीताम्बरः
पीतम, अंबरम, यस्य, सः। ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। पहला वाला बहुव्रीहि हो जाएगा। सेकंड नंबर राम कृष्णो, तो इसका क्या हो जाएगा? राम कृष्णों का हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। देखिए इसमें दो संज्ञाएं हैं ना, तो रामश्च कृष्णश्च, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए नीलोत्पलम का क्या होगा? नीलम उत्पलम, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय। इसके बाद देखिए राजपुरुषः, तो इसका हो जाएगा राज्ञः पुरुषः। ये क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष, 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 सॉरी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामश्च कृष्णश्च, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है? परिप्रश्नेन प्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति, मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा? परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति में अधिगम में किसी बात या घटना आदि का पता लगाने के लिए किया जाने वाला जो प्रश्न होता है वो क्या हो सकता है? कि मतलब अधिगम के समय, सीखने के समय, परिप्रश्न अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति, अधिगम में अगर हमें किसी परिप्रश्नेन कोई प्रश्न है उसका देखिए अधिगम में किसी बात या घटना आदि का पता लगाने के लिए जो प्रश्न किया जाता है, ठीक है, उसका अभिप्राय क्या हो सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या समये सार्थक ध्वनिनाम उच्चारणम, बी नंबर प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, सी नंबर भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम, डी नंबर व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्या प्रस्तुति। पहला हो जाएगा व्याख्या के समय सार्थक ध्वनि का उच्चारण करना, ये परिप्रश्न पूछने का अभिप्राय हो जाएगा, या फिर बी नंबर प्रश्नों के साथ प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, प्रश्नों के साथ समस्या का समाधान, समस्याओं को हल करने का प्रयास करना, या फिर सी नंबर भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम, भाषा शिक्षण के समय सिद्धांत की प्रस्तुति करना, या फिर डी नंबर व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्री की प्रस्तुति, मतलब विषय सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयास। परिप्रश्न अधिगम का अभिप्राय होता है कि अधिगम में किसी बात या घटना आदि का पता लगाने के लिए किया जाने वाला जो प्रश्न होता है उसको कहते हैं अधिगम में किया गया प्रश्न, परिप्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, प्रश्नों में समस्या
जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। यही परिप्रश्न अधिगमन का अभिप्राय होता है। फर्स्ट नंबर, व्याख्या के समय सार्थक ध्वनि का उच्चारण करना, ये नहीं हो सकता। सी नंबर, भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादम, मतलब भाषा शिक्षण के केवल सिद्धांत को प्रतिपादित करना, ये परिप्रश्न अधिगम का अभिप्राय नहीं है। डी नंबर, व्यवस्थित रूप से विषय सामग्री की प्रस्तुति कर देना, ये परिप्रश्न का अधिगम का अभिप्राय नहीं है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब प्रश्नों में जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास करना, यही परिप्रश्न सीखने का अभिप्राय है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो देखिए भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण अवस्था, ए नंबर, यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्ता भवन्ति, या फिर बी नंबर, यदा छात्रा अर्थ प्राप्त्यर्थ शब्दकोशान् द्रष्टुं समर्था भवन्ति, सी नंबर, यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्था भवन्ति, डी नंबर, यदा बालाः भाषार्जने सक्षमाः भवन्ति। तो भाषा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, महत्वपूर्ण चरण है, वो हो जाएगी डी नंबर, यदा बालाः भाषार्जने सक्षमाः भवन्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था जब बालक जो है वो भाषा अर्जन करने में सक्षम हो जाता है, तो यही भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है। यदा छात्रा प्रश्नानां प्रष्टुम, जब छात्र प्रश्न करने में समर्थ हो जाते हैं तब, ये नहीं हो सकता। बी नंबर, यदा छात्रा अर्थ प्राप्त्यर्थम शब्दकोशान् द्रष्टुम समर्था भवन्ति, मतलब जब छात्र अर्थ खोजने के लिए शब्दकोशों को देखने में सक्षम हो जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ए नंबर, यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्त भवन्ति, जब वो तार्किक चिंतन युक्त हो जाते हैं बच्चे, तब नहीं। भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जब भाषा जो है अर्जन करने में बच्चा सक्षम हो जाता है, जब बच्चे की कैपेसिटी जिस चीज़ को ग्रहण करने में हो जाएगी, तभी उसकी शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है उसको। मतलब जब बालक इस अवस्था में आ जाएगा कि वो सिखाई गई चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है, मतलब जो शिक्षक जो उनको ज्ञान देते हैं उसको सीख सकता है, वो सक्षम हो गया है, वो सीख सकता है, तभी शिक्षा का अर्थ मतलब सही अर्थ निकलता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर, सारांशम लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले स्तः। ए नंबर, स्वशब्दैः पाठ्यवस्तुनः पुनर्लेखनम, बी नंबर, मुख्यम सामान्यम च बिंदुम संज्ञानम, सी नंबर, सम्यक लेखने योजकानां प्रयोगः, डी नंबर, शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगः सम्यक लेखनम। तो 7 नंबर जो है इसमें क्या है, सारांशम लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले। सारांश लिखने के लिए 2 कौशल की कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है? पहला स्वशब्दैः पाठ्यवस्तुनः पुनर्लेखनम, मतलब पाठ में जो शब्द होते हैं उनको बार बार लिखना, या फिर बी नंबर, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, मुख्यम सामान्य बिंदु का ज्ञान होना, सम्यक लेखने योजकानां प्रयोगः, सही लेखन में योजकों का प्रयोग, डी नंबर, शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगः सम्यक लेखनम, शब्दों के स्थान पर संकेतों का सही लेखन करना। तो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सारांश लिखने के लिए 2 आवश्यक कौशल हो सकते हैं, मुख्य सामान्यम च बिंदु संज्ञानाम, मुख्य एवं सामान्य बिंदु का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मुख्य और सामान्य बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है।
जिससे जो है सारांश लिखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सारांश लिखने में आवश्यक जो 2 कौशल मुख्य एवं सामान्य बिंदु, ये दोनों बिंदु बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके बाद देखिए 8 नंबर, यदा छात्राः कालस्य अवधारणम् अवगन्तुं समर्थाः न भवन्ति तदा उपचारात्मकं कार्यम्। मतलब जब छात्र जो है वो समय की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं, यदा जब छात्र कालस्य अवधारणम, काल समय का अवधारण, समय को समझने में अगंतुम समर्था न भवन्ति, सक्षम नहीं है, तदा उपचारात्मकम कार्यम किम भविष्यति, तब उसके उपचार का क्या कार्य हो सकता है। संबद्ध सूत्राणाम रटनम, संबद्ध सूत्रों का रटन करना, मतलब रटना। बी नंबर, संबद्ध लकाराणाम अभ्यास, लकारों का अभ्यास करना। सी, संदर्भ में जो भी अनुगुण हैं, संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, मतलब प्रासंगिक भाषा का अभ्यास करना। संदर्भ का भाषा का अभ्यास, संदर्भ में जो भी भाषा है उसका अभ्यास करना। डी नंबर, लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम, लकार के अनुसार रूपों को बार बार याद करना। ठीक है, तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब बच्चा जो है वो काल का अवधारण नहीं कर पा रहा है, उसमें समर्थ नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सबसे एक सटीक उपचार है कि बच्चा जो है वो लकारों को उनके रूपों के अनुसार बार बार उसको स्मरण करें। ठीक है, बार बार उसको याद करें, यही उसका सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे बच्चा जो है वो काल की अवधारणा को जानने में समर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर, सतत व्यापक मूल्यांकनानन्तरम अंतर्गते, सतत व्यापक मूल्यांकनांतर्गते क्या हो सकता है। ए नंबर, छात्राः सर्वदा आनंदेन कार्यनिगमना भवन्ति, छात्राः शैक्षणिक भारम अधिकं निर्वहन्ति। सी नंबर, छात्राः पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणे सन्नि। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में छात्र जो है वो सर्वदा, मतलब हमेशा जो है वो आनंदेन कार्य निगमना भवन्ति, आनंद में व्यस्त रहे, आनंद के कार्य को करता रहे। बी नंबर, छात्रा शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति, वो शैक्षणिक भार को अधिक से अधिक करे। सी नंबर, छात्रा पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणे सन्ति होगा। हाँ, ये गलती से, सॉरी, हाँ ये गलती से हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सन्ति। इसके बाद देखिए डी नंबर, और यहाँ पर भवंती हो जाएगा। छात्राणां मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते। तो सी नंबर में छात्र पूर्णतया अध्यापक के नियंत्रण में होगा, मतलब शिक्षकों के नियंत्रण में छात्र होगा। डी नंबर, छात्राणां मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते। तो देखिए सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता ही है कि जो बच्चा है उसका मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए, ताकि उसमें जो त्रुटियां हैं उसका सुधार किया जाए, उसका आकलन कर लिया जाए। ठीक है,
छात्रों का मूल्यांकन जो है वो सतत रूप से, नियमित रूप से किया जाए, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सतत व्यापक मूल्यांकनांतर्गते छात्राणां मूल्यांकन आकलनं नियमित रूपेण क्रियते। ए नंबर, हमेशा बच्चे को आनंद का कार्य देना, ये सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। छात्रों को शैक्षणिक भार ज़्यादा देना, शैक्षणिक भार का मतलब अधिक से अधिक प्रदान करना, ये नहीं हो सकता। और फिर छात्रा पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रण, छात्र अध्यापक के पूरी तरह नियंत्रण में रहे, ये भी सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। इसका सबसे सटीक आंसर डी नंबर होगा कि बच्चे का जो है वो नियमित रूप से आकलन होता रहे, ताकि उसमें बहुत सारी जो कमियां हैं वो सुधर जाएं। इसके बाद देखिए 10 नंबर, सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम। सृजनात्मक पठन का उदाहरण क्या हो सकता है? अब ये सृजनात्मक पठन क्या होता है? भिन्न दृष्टिकोण से जो नवीनीकरण करना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर नई नई चीज़ों को डेवलप करना, ठीक है ना। तो वही क्या हो जाता है? सृजनात्मकता होती है। पहला है इसका ए ऑप्शन, संबद्ध सूचनार्थम अंतर्जाल दर्शम भिन्न दृष्टिकोण। बी नंबर, भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम भूमिका निर्वी पुनर्लेखनम च। सी नंबर, अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम। डी नंबर, परामर्शन कार्यम ग्रंथालय अधिकम करणीयम। तो देखिए 10 नंबर, इसमें ये थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग हो गया है, निर्वहन हो जाएगा यहाँ पर। ये जो निर्वी लिखा हुआ है यहाँ पर निर्वहणम। तो देखिए इसका जो है वो व्याख्या, सृजनात्मक उदाहरण क्या हो सकता है इसका? संबद्ध सूचनार्थम, संबंधित सूचना के लिए अंतर्जाल दिखाना। अंतर्जाल किसको बोलते हैं? इंटरनेट को संस्कृत में अंतर्जाल बोलते हैं। बी नंबर, भिन्न दृष्टिकोण नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम पुनर्लेखनम च। भिन्न दृष्टिकोण से नाटकों का निर्वहन करके उसकी भूमिका को दिखाकर उसका पुनर्लेखन करवाना, ठीक है। और सी नंबर क्या हो जाएगा? अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम, अर्थ प्राप्त करने के लिए वाचन करना। फिर डी नंबर, परामर्शन कार्यम ग्रंथालय अधिकम रमणीयम। परामर्श के लिए ग्रंथालय मतलब जो पुस्तकालय है वहाँ पर जाकर समय देना, अधिक कार्य करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा कि सृजनात्मक पठन का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो भिन्न दृष्टिकोण से नाटीकरण की भूमिका का निर्वहन करके पुनर्लेखन, यही सृजनात्मकता का उदाहरण है, ठीक है। सृजनात्मकता क्या है? व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह वस्तु एवं विचार का उत्पादन करता है, ठीक है। उसमें नवीनीकरण लाता है, नए नए विचारों को उत्पादित करता है जिन्हें वह न जानता हो। क्रिएटिविटी होती है बच्चों के अंदर, तो वही सृजनात्मकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भिन्न दृष्टिकोण से नाट्यकरण भूमिका का निर्वहन करना या फिर उसके बाद उसका पुनर्लेखन करना। गिलफोर्ड जी ने 1986 में सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन के रूप में शामिल किया, ठीक है। जो मतलब उनके अनुसार जो है
वो उसमें सृजनात्मकता का प्रवाह, लचीला, उसमें लचीलापन होना चाहिए सृजनात्मकता में, मौलिकता होनी चाहिए और उसके विस्तार पर वो जोर देते हैं गिलफोर्ड जी। तो 1986 में 1986 में 1986 में किसने? गिलफोर्ड जी ने। गिलफोर्ड जी ने सृजनात्मकता को क्या कहा? अपसारी चिंतन कहा। अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसमें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का नाटकीकरण करके, भूमिका का निर्वहन करके उसको पुनर्लेखन किया जाता है इसका। 11 नंबर, विहंगम दृष्टि क्या होती है? विहंगम दृष्टिया पठनेन अभिप्रायः अस्ति कि विहंगम दृष्टि से पढ़ने का अभिप्राय क्या है? सरस मतलब कोई भी चीज़ सरसरी निगाह से उसको पढ़ लेना, यही होता है विहंगम दृष्टि। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्किमिंग बोलते हैं। मतलब सामान्य जो भावार्थ है अथवा मुख्य और मूल अंश जो है उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्य वस्तु को शीघ्रता से पढ़ लेना, जल्दी जल्दी पाठ्य वस्तु को क्या करना? जल्दी जल्दी पढ़ लेना, यही जो है वो विहंगम दृष्टि होती है। तो देखिए इसमें क्या है? ए ऑप्शन है विशिष्टम अर्थम अथवा सूचनां प्राप्तुम संपूर्ण पाठ्यवस्तुना गंभीरतया पठनम। बी नंबर, लिखित सामग्र्या सार्थक सूचनां प्राप्तुम पठनम। सी नंबर, पठित सामग्र्या विचारार्थ निहितार्थ सूचनार्थम च निर्णयः। डी नंबर, सामान्य भावार्थ विचारम अथवा सारम प्राप्तुम पाठ्यवस्तुना शीघ्रतया पठनम। तो ये स्कीमिंग सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि क्या करना। स्कीमिंग क्या होती है? एक स्पीड रीडिंग होती है। ये एक तकनीक है जो पाठक को बड़ी मात्रा में सामग्री को बहुत तेज़ी से पूरा करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? विहंगम दृष्टि या फिर स्कीमिंग कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण में क्या, ये आप देख सकते हैं जैसे कोई शीर्षक पढ़ना, फिर प्रस्तावना को पढ़ना, अनुच्छेद पढ़ना या फिर उपशीर्षक पढ़ना, ये सब विहंगम दृष्टि के उदाहरण हैं। तो इसका देखिए विशिष्ट अर्थ और सूचना को प्राप्त करके संपूर्ण पाठ्यवस्तु को गंभीरता से पढ़ना। बी नंबर, लिखित सामग्रियों को सार्थक सूचक मतलब उसकी सार्थकता की सूचना को प्राप्त कर उसको पढ़ना। फिर सी नंबर, पठित सामग्री के विचार के लिए छिपे हुए जो अर्थ हैं उसके लिए सूचनाओं के लिए निर्णय करना। या फिर डी नंबर, सामान्य भावार्थ का विचार करके उसका सार को प्राप्त करके पाठ्यवस्तु को शीघ्रता से पढ़ना। तो विहंगम दृष्टि का मतलब ही होता है शीघ्रता, किसी चीज़ को शीघ्रता से पढ़ना। देखिए यहाँ पर कीवर्ड है, इसको आप पॉइंट ले सकते हो कि शीघ्रता से पढ़ना मतलब विहंगम दृष्टि, मतलब यही राइट आंसर होगा। सामान्य भावार्थ को ऐसे जानकर और सार मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको एक संक्षिप्त रूप में जानना, पूरे पाठ को एक संक्षिप्त रूप में सार प्राप्तुम पाठ्यवस्तुना शीघ्रतया पठनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए 12 नंबर, पाठ्यवस्तु समग्रता इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। ए नंबर, कश्चित् अनुच्छेद प्रदत्त सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणम। फिर बी नंबर, दीर्घ अनुच्छेद सूचना लेखनम। सी नंबर,
विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु च परस्परं सम्बद्धतां दर्शितुं सर्वेषां नामपदानां प्रयोगः कथावर्णनानुगुणम् अनुच्छेदे। डी नंबर कथा वर्णनानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था। तो देखिए पाठ्य वस्तु की जो समग्रता होती है, ठीक है, पाठ की संपूर्णता का अभिप्राय कैसे जान सकते हैं हम, उसका अभिप्राय क्या हो सकता है। तो पहला है कि कश्चित अनुच्छेद प्रदत्त सूचनानुगुणम प्रस्तुतिकरण, पैराग्राफ में दी गई जो जानकारी है उसके अनुसार प्रस्तुतिकरण करना, या फिर दीर्घ अनुच्छेद, लंबे लंबे पैराग्राफ जो हैं उनकी जानकारी लिखना, सूचना लिखना, उनमें जो सूचना है उसको लिखना। विभिन्न अनुच्छेदेषु, या फिर विभिन्न जो अनुच्छेद हैं वाक्येषु, या फिर वाक्य व परस्परम संबद्धता, उनमें अंतर संबंध रखना। दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, या फिर उनमें जो भी प्रयोग हैं उनको दिखाना। तो उसके बाद डी नंबर क्या है, कथा वर्णनानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था, कथा वर्णन के अनुरूप अनुच्छेद की व्याख्या करना, मतलब कहानी वर्णन के अनुसार अनुच्छेद की व्यवस्था करना, ये हो सकता है। तो देखिए पाठ्य वस्तु की जो समग्रता होती है, उसकी जो संपूर्णता होती है, उसका अभिप्राय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी नंबर। विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु च परस्परम संबद्ध, वाक्य और अनुच्छेद में जो अंतर संबंध होता है। और दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, सभी संज्ञाओं का उपयोग करना। दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, सभी जो भी उसमें दिखाई दे रहे हों उनके पदों का प्रयोग करना, यही पाठ्य वस्तु की समग्रता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु व परस्परम संबद्धता, या फिर दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः। राइट आंसर सी हो जाएगा। पाठ्यवस्तु की समग्रता का अभिप्राय है कि विभिन्न अनुच्छेदों अथवा वाक्यों में परस्पर संबंध दर्शाने के लिए, ठीक है, सभी नाम पदों का प्रयोग किया जाता है। दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, सभी नाम पदों का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए कि जो पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्य वस्तु समग्रता इत्तेनेन, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि विभिन्न अनुच्छेदों वाक्येषु व परस्परम अथवा वाक्यों में परस्पर संबद्धता होना चाहिए, संबंध दिखना चाहिए। संबद्धतां दर्शितुं, संबंध दिखाने चाहिए। सर्वेषां नाम पदानां प्रयोग, और सभी नामों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नाम पदों का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्य वस्तुओं में विकास के समय उपलब्ध बाल साहित्य में बच्चों की, देखिए बाल साहित्य से क्या होता है, अगर उनमें बच्चों की ऐसा बाल साहित्य रखना चाहिए जिसमें बच्चों की रुचि और उनके आयु को देख कर कि वो कितने साल के हैं, वो कितना कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और वातावरण को, परिवेश को ध्यान में रखते हुए रचनाओं को एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण के स्वरूप में ये देख सकते हो कि जैसे कि राम के संबंध में अनुच्छेद है, कोई आप अनुच्छेद पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो वो राम के संबंध में है, तो आगे भी राम की ही जो है व्याख्या होनी चाहिए। उस पूरे अनुच्छेद में आपको राम के बारे में ही बताना मतलब व्याख्या होनी चाहिए, कोई अन्य नहीं आना चाहिए। अन्य मीन्स आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आप जिस अनुच्छेद में अगर कोई अनुच्छेद की व्याख्या कर रहे हो बच्चे के सामने, तो उसमें एक ही कहानी होनी चाहिए, एक ही के बारे में होना चाहिए। वो कहीं कहीं से तोड़ मड़ोड़ की चीज़ें उसमें नहीं डालनी चाहिए, ये तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा।
इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13, अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति। अधिकृत श्रवण से अभिप्राय क्या है? ए नंबर, सा परिस्थिति यदा श्रवणसत्रे संपूर्ण कार्यं करोति। बी नंबर, संभाषण रूपेण अथवा अभिलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम। सी नंबर, अध्यापक द्वारा उच्चैः पठित सामग्र्याः अथवा संभाषित सामग्र्याः सावधान श्रवणम। डी नंबर, विशिष्ट सूचनां प्राप्तुम अवधान पूर्वक श्रवणम। तो देखिए, अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः, अधिकृत श्रवणेन से क्या अभिप्राय है? ए नंबर, सा परिस्थिति ही, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, यदा जब भी श्रवण सत्र संपूर्ण कार्यम करोति, संपूर्ण सत्र की जो है, जब आप सुनवाई सत्र में पूरी बात करते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति जब आप अपनी बात करते हैं। श्रवण सत्र संपूर्ण जो सत्र होता है उसमें जब अपनी बात, श्रवण मतलब सुनना, सुनवाई के सत्र में, जैसे कि कोई जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में जो हर चीज़ की जो सुनवाई होती है, श्रवण सत्र, उसको बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें आपकी सुनवाई का मतलब सत्र चल रहा है, जिसमें आप अपनी पूरी बात करते हैं, या फिर संभाषण रूपेण अथवा अभिलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम, बातचीत या रिकॉर्डिंग के रूप में स्वाभाविक बातचीत जो होती है उसको सुनना, संभाषण जो हो रहा है स्वाभाविक संभाषण उसको सुनना, अध्यापक द्वारा उच्चैः पठित सामग्र्याः अथवा संभाषित सामग्र्याः सावधान श्रवणम। अध्यापक द्वारा, जो शिक्षक के द्वारा पढ़ी गई या फिर पठित सामग्री, पढ़ी गई या फिर संभाषित बोली गई सामग्री को सावधानी पूर्वक सुनना। डी नंबर, विशिष्ट सूचनाम प्राप्तुम अवधान पूर्वक श्रवणम, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अधिकृत जो श्रवण है उसका अभिप्राय है कि विशिष्ट सूचना को प्राप्त करने के लिए अवधान पूर्वक श्रवण करना, ठीक है, यही क्या होता है, अधिकृत श्रवण का अभिप्राय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बालक जो होता है उसमें जो श्रवण कौशल होता है उसका विकास बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बालक में श्रवण कौशल के विकास का अर्थ है कि वो क्या करे, मौखिक भाषा को सुनकर उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्षमता हो उसके अंदर, वो उसको समझ सके, ठीक है, और समझने में पूरी तरह से निपुण बन सके। यही जो है वो श्रवण कौशल की, श्रवण अधिकृत का अभिप्राय होता है। भाव को ग्रहण करना, बच्चा जो है जब ये सब चीज़ों को बच्चा समझने लगता है, अर्थ समझने लगता है, तो वो इसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो अच्छे से कर पाता है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति। लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति। ए नंबर, लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकं भवति। बी, लेखने व्याकरणात्मक संरचनायाः अधिकं सम्बन्धः न भवति। लेखनं प्रायः मुक्तं भवति। डी नंबर, लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। तो देखिए, लिखना बोलने से अलग कैसे है। ए नंबर, लेखने में गतिविधि प्रवाह आधारित प्रवाह अधिक होता है, नहीं, गलत है ये। बी नंबर, लेखन में व्याकरणात्मक संरचना तक अधिक संबंध न भवति। व्याकरण का संबंध अधिक नहीं होता है, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर, लेखनम प्रायः मुक्तम भवति। लेखन में हमेशा मुक्तता होती है, स्वतंत्रता होती है।
ये हमेशा मुक्त होती है? नहीं। डी नंबर, लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। पुनरावृत्ति या संक्षेपण में लेखन कम हो पाता है। ठीक है, यही भिन्नता है कि मतलब लिखने में क्या होता है, लिखने में जो है वो पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण जो होता है वो कम होता है, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाता है लेखन में। यही भाषण और लेखन में भिन्नता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 15 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिक संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति, कि ऐसा कौन सा तरीका है, कस्यामपि संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत को प्रयोग से क्या लाभ हो सकता है, कस्यामपि संस्कृत कक्षायां अधिकाधिक संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति। तो ए नंबर, सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भीतः, कि आसानी से संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत वातावरण बनाने का जो ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, भवति होगा ये। कि सहज मतलब आसानी से संस्कृत को प्राप्त कर रहे हैं, सीखने के लिए संस्कृत का जो है परिवेश वातावरण का निर्माण जो है वो होना चाहिए। छात्राः शब्दार्थम प्राप्नुवन्ति, छात्रों को शब्द अर्थ मिलते रहने चाहिए। श्रुत लेखस्य अभ्यासार्थम आवश्यकम सोपानमिदम, सुनने के अभ्यास करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। श्रुत लेखम, सुनकर लिखना। श्रुत लेखनस्य अभ्यासम, श्रुत लेखन का अभ्यास। आवश्यकम, यह एक आवश्यक सोपान है। डी नंबर, छात्रा व्याकरण ज्ञानम सुगमतया वगच्छति, मतलब छात्र जो होता है उसको व्याकरण के ज्ञान को आसानी से समझते हैं, छात्र व्याकरण के ज्ञान को आसानी से समझ जाते हैं। तो इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर। संस्कृत की कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग से ये लाभ होता है कि वह सहज संस्कृत प्राप्त करने में और संस्कृत के परिवेश का निर्माण करने में सुगम हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो संस्कृत क्या हो जाएगी, आसान लगने लगेगी, आसानी से आप संस्कृत सीखने में जो है प्रवीण हो जाओगे। ठीक है, और क्या करोगे आप, वैसा वातावरण भी बना लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस से लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।